बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ सीएसएस यानी सिविल सुपीरियर सर्विसेज क्या है? सीएसएस के लिए कौन एलिजिबल है? सीएसएस पास करने के बाद क्या मराहत मिलते हैं और किन किन इदारों में जॉब अपर हो जाती है कैंडिडेट्स को? सीएसएस के लिए तालीमी काबिलियत क्या रिक्वायर्ड है और एक कैंडिडेट ज़िंदगी में कितनी बार सीएसएस का इम्तिहान दे सकता है? सीएसएस की जॉब्स कब अनाउंस होती है और तैयारी कहाँ से की जाए? सीएसएस पास करने के लिए कैंडिडेट्स में कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस और इसके अलावा मज़ीद बहुत सारे सीएसएस के मुतालिक सवालात और उनके जवाबात दी जाएंगी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि सीएसएस क्या है। सीएसएस एक एग्जामिनेशन है जिसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल फरवरी के महीने में कंडक्ट करती है। सीएसएस जॉब्स अक्टूबर के महीने में अनाउंस होती है। अभी नेक्स्ट महीने में सीएसएस का एडवर्टाइजमेंट आएगा। सीएसएस के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक एज 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक होना चाहिए और कुछ केसेस में 2 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलती है, जिसमें जो कैंडिडेट बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हो। इस तरह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट 14 ईयर सेकंड डिवीजन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब बीए, बीसी, बीएस डिग्री सेकंड डिवीजन के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हो। रिक्वायरमेंट में टोटल 3 शराइत है। एक, एज 30 या 32 साल से कम होना चाहिए। दूसरी नंबर पे सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री हो और तीसरी नंबर पे बंदा पाकिस्तानी शहरी हो। अगर इस तीनों कंडीशंस पे आप पूरे उतर रहे हो तो आप एलिजिबल है। इसमें कोई जेंडर का इशू नहीं है, सारे जेंडर्स एलिजिबल है। अक्टूबर के महीने में fpsc.gov.pk पे एडवर्टाइजमेंट अनाउंस होगा। 2200 फीस सबमिट करनी होती है, ऑनलाइन अप्लाई होती है और उस ऑनलाइन अप्लाई के बाद भी फॉर्म डाउनलोड करके उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे लगा के उसको कमीशन के एड्रेस पे स्पेसिफाइड टाइम के अंदर पोस्ट करना पड़ता है। फरवरी के महीने में रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसके टोटल 12 पेपर होते हैं और रिज़ल्ट अगले साल फिर उसी साल सितंबर या अक्टूबर में अनाउंस हो जाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सीएसएस का सिलेबस क्या है? सीएसएस में टोटल 12 पेपर होते हैं जिसमें 6 पेपर कंपलसरी होते हैं और 6 पेपर ऑप्शनल होते हैं। कंपलसरी पेपर में इंग्लिश एसे होता है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन 200 नंबरों के ये इंग्लिश के पेपर हो गए। तीसरा पेपर इस्लामिक स्टडी का है। बाकी 3 कंपलसरी पेपर में पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जनरल सेंस एंड सिविलिटी, ये 3 पेपर होते हैं। सीएसएस के कंपलसरी पेपर्स के पासिंग क्राइटेरिया के मुताबिक इंग्लिश एसे के पासिंग मार्क्स 40 मार्क्स है, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पासिंग मार्क्स भी 40 है और इस्लामिक स्टडीज़ पेपर की भी पासिंग मार्क्स 40 है। ये 3 जो पेपर्स है इसमें अगर किसी भी पेपर में आपके 40 से 1 नंबर भी कम नंबर आ गया तो आपका पूरा एग्ज़ाम फेल कंसिडर होगा। इसके अलावा जो बाकी 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और एवरीडे सेंस या जनरल सेंस एंड एबिलिटी का जो पेपर है, इन तीनों के 300 टोटल मार्क्स होते हैं। इसमें आपने कलेक्टिवली 120 मार्क्स लेने होते हैं। चाहे आप एक पेपर में 100 नंबर ले ले और बाकी 2 में 10 मार्क्स भी ले ले और आपकी 120 पूरी हो जाए, आपके तीनों पेपर पास हो जाएंगे। तो इनमें कलेक्टिवली आपने 120 मार्क्स लेने होते हैं। बाकी जो 6 ऑप्शनल पेपर होते हैं उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, 7-8 ग्रुप है। उसमें से आपने हर ग्रुप में से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। एक ग्रुप में आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं ले सकते। तो इस तरह आप 3-4 ग्रुप से अपने 6 ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल पेपर में कुछ सब्जेक्ट 100 मार्क्स के एक पेपर होते हैं और कुछ सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, इस तरह के जो सब्जेक्ट है इनके 2 पेपर होते हैं इकट्ठे 200 मार्क्स के होते हैं
जिनके 2 पेपर होते हैं जो 200 मार्क्स कैरी करते हैं, उनमें भी पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया 66 नंबर दोनों में मिला के लेने होते हैं, चाहे एक में आपके 20 आ जाए और बाकी दूसरे में आपके 36 आ जाए, 46 आ जाए। आपने कलेक्टिवली 66 मार्क्स लेके आपके दोनों पेपर पास तस्वर हो जाएंगे। CSS के जो इलेक्टिव पेपर्स है उनके पासिंग मार्क्स 33 है, लिहाजा अगर 200 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट है तो उसमें आपने कुल मिला के 66 नंबर पे आपका पास तस्वर हो जाएगा। जो बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है जिनके 100 मार्क्स होते हैं उसमें 33 नंबर लेना लाजमी है। सारी बातों का निचोड़ ये है कि जो 6 कंपल्सरी पेपर होते हैं उनका पासिंग मार्क्स 40 है और जो 6 ऑप्शनल्स पेपर है उनके पासिंग मार्क्स 33 है। बाकी टोटल जो मार्क्स होते हैं रिटन एग्जामिनेशन के वो 1200 मार्क्स है, मगर आपने पूरी एग्ज़ाम में 50% मार्क्स लेने पड़ते हैं। पासिंग क्राइटेरिया 50% मार्क्स है। आपके 600 मार्क्स ज़रूर आने चाहिए। अगर आपका एक नंबर भी इससे कम हुआ तो आपका पूरा एग्ज़ाम फेल तस्वर हो जाएगा। CSS के पासिंग क्राइटेरिया के 3 कंडीशन है। पहले आपके कंपल्सरी पेपर्स में 40% होने चाहिए, ऑप्शनल पेपर में 33% होने चाहिए और एग्रीगेट आपका 50% बनना चाहिए, यानी आपके 600 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। जो CSS एस्पिरेंट रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं उनका 300 मार्क्स के इंटरव्यू होती है, वाइवा के टोटल 300 मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू के पासिंग मार्क्स 101 है। आपके 101 नंबर ज़रूर आने चाहिए, तब जाके आपके इंटरव्यू पास कंसिडर होती है। और इंटरव्यू पास करने के बाद मेरिट बनता है, तो जितने सीट्स होते हैं उन सब की एलोकेशन होती है। बाकी जो बंदे एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो फेल तस्वर की जाते हैं, उनको कोई जॉब नहीं ऑफर होती। ये जो मेरिट में लो का इशू है ये सिर्फ पंजाब का है, या KPK से भी कुछ अक्सर बंदे रह जाते हैं मेरिट की बिना पे, वरना जनरली अगर आप बलूचिस्तान, सिंध, रूरल या अर्बन या आज़ाद कश्मीर से या इवन अगर आप KPK से भी है तो ये भी सफिशेंट है। अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स ले लेते हैं हर पेपर में, एग्रीगेट एग्जाम में और इंटरव्यू में, अगर आपके हर जगह पे सिर्फ पासिंग मार्क्स है, आप फिर भी CSS अफसर इजीली बन सकते हैं। सिवाय पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सही कंपटीशन करनी पड़ती है, उनको पासिंग मार्क्स के अलावा कुछ पोजीशन भी लेना पड़ता है, तब जाके उनका मेरिट में नाम आता है। जनरली पंजाब के 50% कैंडिडेट एलोकेट हो जाते हैं और तकरीबन 50% कैंडिडेट रह जाते हैं। CSS में सिलेक्शन के बाद एस्पिरेंट्स को 12 मुख्तलिफ सर्विसेज में एलोकेट किया जाता है, जिनका तफसील कुछ यूँ है। पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज, इसमें BPS 17 असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम, फिर आगे ये प्रमोट हो के डिप्टी कलेक्टर कस्टम, फिर कलेक्टर कस्टम 19 और मेंबर कस्टम 20 में प्रमोट हो जाते हैं। दूसरा ग्रुप कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, जिसमें BPS 17 का असिस्टेंट डायरेक्टर इनरोल हो जाता है, फिर कमर्शियल सेक्रेटरी 18, कमर्शियल काउंसलर 19, काउंसल जनरल 20 और मिनिस्टर इकनॉमिक और ट्रेड ये 21 तक इसी में आगे प्रमोट होता है। फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में असिस्टेंट डायरेक्टर इनरोल होते हैं 17 में, फिर डिप्टी डायरेक्टर 18, डायरेक्टर 19, एडिशनल सेक्रेटरी 20 और फॉरेन सेक्रेटरी 21, ये इनका प्रमोशन होता है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में CSS के बाद 17 स्केल में असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और असिस्टेंट डायरेक्टर BR लग जाता है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर पे प्रमोट होता है 18, फिर एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल डायरेक्टर 19, फिर कमिश्नर और डायरेक्टर 20 में, और इसके बाद चीफ कमिश्नर या मेंबर BR या डायरेक्टर जनरल बन जाता है 21 स्केल का, और या फिर चेयरमैन BR भी इनमें से 22 तक चला जाता है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो है PAS और DMG, इनका जो एनरोलमेंट होती है असिस्टेंट कमिश्नर होती है BPS 17 में, तहसील का AC बन जाता है। फिर आगे DC प्रमोट होता है 18 में, और आगे डिप्टी कमिश्नर 19 में, फिर डायरेक्टर जनरल बन जाते हैं 20 में, फिर चेयरमैन ऑफ फेडरल ऑर्गेनाइजेशन 21 और फिर चेयरमैन ऑफ
ऑटोनमस फेडरल ऑर्गेनाइजेशन 22 में प्रमोट होते हैं। पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में जो CSS के अफसर डायरेक्ट भर्ती है होते हैं तो वो BPS 17 के ASP बन जाते हैं। फिर आगे 18 में SP प्रमोट होते हैं, 19 में AIG या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल या रीजनल पुलिस अफसर ये बन जाते हैं। फिर 20 में सिटी पुलिस अफसर DIG RPO CPO बन जाता है और उसके बाद एडिशनल IG या CCPO BPS 21 में प्रमोट हो जाते हैं। जो CSS अफसर्स रेलवे कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो एज अ सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड BPS 17 में रोल होते हैं। मेंबर फाइनेंस 18 में प्रमोट होते हैं। फिर डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन 19, डायरेक्टर जनरल टेक्निकल 20 और डायरेक्टर जनरल प्लानिंग 21 तक जाते हैं। इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में CSS अफसर्स इनिशियली एज असिस्टेंट प्रेस इंफॉर्मेशन BPS 17 एनरोल होते हैं। फिर आगे एक्सटर्नल पब्लिक अफसर 18, इंटरनल पब्लिक अफसर 19, डायरेक्टर ऑफ फिल्म्स एंड पब्लिकेशन 20, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 21 तक चले जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं। मिलिट्री इनलैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप में जो CSS अफसर इनिशियली इनरोल होते हैं और एज अ डायरेक्टर जनरल BPS 17 इनरोल होते हैं। फिर आगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल 18, कैंट एग्जीक्यूटिव अफसर 19, मिलिट्री स्टेट अफसर 20 और प्रेसिडेंट कैंट बोर्ड 21 तक प्रमोट हो जाते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरीट ग्रुप में CSS अफसर एज सेक्रेटरी फेडरल एनरोल होते हैं। फिर आगे केडर ऑफ OMG में 18, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी 19, डिप्टी सेक्रेटरी 20 और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी 21 में प्रमोट हो जाते हैं। CSS में ये 12 ग्रुप मेरिट के हिसाब से एलोकेट की जाते हैं। जो कैंडिडेट CSS क्वालिफाई करते हैं वो सारे अपने चॉइस दे देते हैं। फिर जिनके जितने ज़्यादा नंबर होते हैं और जिनको साइकोलॉजिस्ट जो ग्रुप अलाट करते हैं वही ग्रुप उनको अलाट होते हैं। जनरली जो मोस्ट कम्पिटिटिव ग्रुप्स है वो 3 है, जिनमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज PAS जिसके थ्रू लोग तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, ये टॉप ग्रुप में से है। एक पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान जिसमें पुलिस में डायरेक्ट असिस्टेंट सुपरडेंट ऑफ पुलिस ASP जो भर्ती होते हैं, ये एक टॉप ग्रुप है। और तीसरा फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान जिसके थ्रू फॉरेन सर्विसेज में CSS के अफसर एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन करते हैं। ये तीनों ज़्यादा कम्पिटिटिव ग्रुप्स है। CSS अफसर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, बहुत एक प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, आपकी बहुत ज़्यादा अप्रोच होती है, आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग PR बनाएंगे, पूरी एक बैकग्राउंड चेंज हो जाती है। इसमें जो 6 महीने का कॉमन ट्रेनिंग होती है उसमें आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है, सिविल सुपीरियर सर्विसेज, बंदा आम जनता से चेंज होके एक ब्यूरोक्रेसी के लिस्ट में आ जाता है। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनिंग होते हैं, एक्टिव रोल होता है सोसाइटी में, आपका इफेक्टिव रोल होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप डिसीजन पावर आपकी होती है, आपके पास इख्तियारात होते हैं, आप अपने लेवल पे बहुत चेंजेस ला सकते हैं, आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है, बेहतरीन कैरियर होता है और बहुत ज़्यादा फास्ट प्रमोशन होती है, आप आगे तक इजीली 20, 21, 22 ग्रेड तक जा सकते हैं और प्लेंटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। CSS अफसर को ऑनर होता है अपने सोसाइटी में, एक प्रेस्टिजियस जॉब है। इसके अलावा आपके सोशल कनेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा जो हायर क्लास अफसर है वो आपके साथ रिलेशन बढ़ाते हैं। इस तरह एक बेहतरीन लाइफस्टाइल होती है, सरकारी बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, अट्रैक्टिव सैलरीज होते हैं, अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं, TADA होती है, अच्छी सरकारी गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, पुलिस कार्ड्स मिलते हैं, इसके अलावा सरकारी घर मिलता है, मुलाजिम मिलते हैं आपको। आपके जो बैचमेट्स होते हैं जो आपके साथ कॉमन ट्रेनिंग में इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं लाहौर वाल्टन एकेडमी में, वो 12 मुख्तलिफ ग्रुप में चले जाते हैं, वो आपका सोर्स ऑफ पावर होती है। मुख्तलिफ इदारों में बैठ के उनके साथ आप कनेक्शन में होते हैं, आपकी उनके साथ एक रिलेशन होता है अपने कॉमन ट्रेनिंग ग्रुप का, तो उसी हिसाब से आप एक दूसरे के काम आते हैं। और ग्रेड 20 या 21 में आके इदारे का हेड बन जाता है बंदा, तो अच्छे रिफॉर्म्स लेके आ सकता है। एक जो अगर किसी का अच्छा सोच है तो काफ़ी इदारों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इनके पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी भी लॉ को या किसी भी इदारे के जो परसूदा निज़ाम है उसको अपडेट कर सकते हैं।
पब्लिक के साथ इनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, लिहाजा पब्लिक की सही सर्विस कर सकते हैं। ये लोग पाकिस्तान के सही मानों में खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इनके पास एबिलिटी भी होती है, दूसरे इख्तियारात भी होते हैं। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। CSS एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कहाँ से करें? CSS की तैयारी के लिए बहुत वैरायटी के मटेरियल्स दस्तयाब है। मार्केट में मुख्तलिफ पब्लिशर्स के बुक्स अवेलेबल है। उसके अलावा गूगल पे बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स है, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा चैनल्स है। हर सिटी में मुख्तलिफ़ किस्म के एकेडमीज़ है जो तैयारी करवाती है। मगर तैयारी का जो बेहतरीन तरीका है वो सलेबस कवर करना है। CSS का सलेबस वेबसाइट पे अवेलेबल है, www.fpsc.gov.pk के वेबसाइट पे जाके CSS के पोर्शन में सलेबस अवेलेबल है। आप वहाँ से सबसे पहले सलेबस डाउनलोड करें, अगर हो सके तो सलेबस को प्रिंट करें, जो आपके सब्जेक्ट्स है उनके सलेबस का प्रिंट ले और टॉपिक वाइज तैयारी स्टार्ट करें। असल बात यह है कि आपको किसी भी बुक या किसी भी चैनल से कंप्लीट तैयारी आपको नहीं मिलेगी, तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप सलेबस को डाउनलोड करें। सलेबस में टॉपिक्स होते हैं, हर टॉपिक को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से कवर करें और उसके फिर शॉर्ट नोट्स बनाएं या जो भी आपका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के मुताबिक हर टॉपिक को बेहतरीन तरीके से स्टडी करें, उसके बल्कि पॉइंट नोट बना ले। ये भी एक बेहतरीन तरीक़ाकार होता है। तैयारी का बेहतरीन तरीका आपके सलेबस कवर करना है। हर टॉपिक को आप गूगल से रीड कर सकते हैं, आपके अवेलेबल बुक्स में देख सकते हैं, उस पर ताज़ा तरीन लेक्चर सुन सकते हैं, मगर टॉपिक को कम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करना है। टॉपिक वाइज तैयारी एक बेहतरीन तरीका है। दूसरा, आपने दी न्यूज़ जो अखबार है, दी न्यूज़ न्यूज़पेपर आपने पढ़नी है, उसकी ओपिनियंस आर्टिकल्स पढ़ने हैं। लेटर टू द एडिटर भी ठीक होते हैं, वो भी रीड करने हैं। डॉन के कुछ 1, 2 या 3 आर्टिकल्स, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के कुछ आर्टिकल्स डेली के हिसाब से पढ़ने चाहिए। बाकी आप किसी भी टॉपिक को अगर गूगल में सर्च करें तो उस पर बेहतरीन मटेरियल आपको मिल जाएगा। इस तरह आप किसी भी टॉपिक पे 3-4 किस्म के आर्टिकल्स जब रीड करते हैं तो आपको बेहतरीन आइडिया हो जाता है। उसके अलावा अगर सेम टॉपिक पे आप यूट्यूब से 2-3 लेक्चर सुन लेते हैं तो उससे आपके नॉलेज में और इजाफा होता जाएगा। बुक्स हार्ड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं और फ्री ऑफ कास्ट ड्राइव में, गूगल ड्राइव में आप सॉफ्ट PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। असल मसला मटेरियल्स का नहीं होता, मटेरियल बहुत ज़्यादा होते हैं। असल चीज़ आपकी स्टडी है कि आप कितने ज़्यादा स्टडी करते हैं, रीडिंग कितनी करते हैं और राइटिंग की कितनी प्रैक्टिस करते हैं। एस्पिरेंट्स को एग्जामिनेशन में जो मेन मसला आता है वो राइटिंग का आता है, क्योंकि बहुत कम टाइम में आपने बहुत ज़्यादा राइटिंग करनी होती है, तो लिहाजा एट अ टाइम आपकी कुछ चीज़ों पे कमांड होना चाहिए। आपका इंग्लिश इतना एडवांस होना चाहिए कि आपको सेंटेंस बनाने में टाइम ना लगे। आप बेहतरीन सेंटेंस फ्लुएंसी के साथ आपके माइंड में आते रहे और आप स्पीड के साथ और क्लियरली उस पर लिखते रहे, क्योंकि आपने हर क्वेश्चन के ऊपर टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के ऊपर आपने 8 सिंगल पेजेस लिखने होते हैं। अगर हम इस्लामिक स्टडी पेपर की बात करें तो इस्लामिक स्टडी में टोटल 20 MCQs होते हैं, जो जनरली तकरीबन पास्ट पेपर से कवर हो जाते हैं। अगर आप पास्ट पेपर्स के इस्लामिक स्टडीज़ की MCQs पढ़ें तो उधर से आपके ये पोर्शन कवर हो जाती है। तो लिहाजा पिछले MCQs ज़रूर पढ़ें और उसी से MCQs पोर्शन तैयार करें। अगर आपके यहाँ पे 20 मार्क्स में से 18-19 मार्क्स बन जाते हैं तो आपके लिए आगे पेपर में अच्छे मार्क्स लेना ईजिली हो जाता है। बाकी इस्लामिक स्टडी का कोई भी आप CSS या PMS का बुक ले ले और वो कंप्लीट 2-3 बार रीड करें तो ये सफिशेंट है। इसके लिए कोई इतना नहीं, कुछ लेक्चर्स भी आप पढ़ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे। यूट्यूब पे बेहतरीन लेक्चर अवेलेबल है इस्लामिक स्टडी के हिसाब से। इस्लामिक स्टडी के पेपर में आपने हर क्वेश्चन में से इस्लामिक हवाले डालने हैं, आपने ज़रूर अहादीस पुट कर दे है। अरबी में अगर मुमकिन है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसका जो मफहूम है या तर्जुमा है आपने उसको हाईलाइट करके मार्कर से ज़रूर लिखना है। इस तरह कुरान मजीद के आयात, छोटे छोटे जो आयात होते हैं वो आपने अगर अरबी में हो सके तो बेहतरीन है। अगर बेशक अगर ज़बर ज़ेर के अलावा भी लिख सकते हैं तो वही लेके अगर लिख सकते हो तो और बेहतरीन है। और उसके साथ तर्जुमा लेके जितने आप ज़्यादा हवाले देंगे कुरान और अहादीस के उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। जनरल सेंस एंड एबिलिटी के पेपर
सर मियां शफीक के बुक जंगीरवाल टाइम के पब्लिशर से कम्प्लीटली कवर हो जाती है। पाकिस्तान अफेयर की भी सारे टॉपिक कम्प्लीटली कवर करने होते हैं। थोड़ा सा टफ पेपर होता है, इसका सिलेबस ज़्यादा है, पूरी बुक रीड करनी पड़ती है। और इसके अलावा भी जो लेटेस्ट टॉपिक है उस पर गूगल से आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो करंट अफेयर का पेपर होता है उसमें भी कुछ क्वेश्चन पुराने आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन करंट सीनियरों से आता है, मगर आपने फिर भी वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड और फिर कोल्ड वार और इसके बाद जितने जो 9/11 के बाद जितने ग्लोबली डेवलपमेंट हुए हैं वो सब आपने रीड करने हैं और उस पर अच्छा मवाद इकट्ठा करना है। सीएसएस में 2 मोस्ट क्रूशल पेपर है, एक पेपर इंग्लिश एसे का है और एक पेपर इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का है। जनरली ये 2 पेपर बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स इसी 2 पेपर्स में नाकाम हो जाते हैं। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर में वोकेबलरी और ग्रामर दोनों पर कैंडिडेट को स्ट्रांग कमांड होना चाहिए। वोकेबलरी जनरली रिपीट होती है। सीएसएस के प्रेसी का जो पेपर है इसमें 10 सिनोनिम्स आते हैं, इंतहाई अनपॉपुलर वर्ड्स होते हैं और इस तरह 10 एंटोनिम्स आते हैं, वो भी वही वर्ड्स होते हैं जो रेयरली यूज़ होते हैं, मगर इसमें अक्सर वर्ड्स डन में रिपीट होते रहते हैं। 20 मार्क्स की वोकेबलरी होती है। इसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं जो सेंटेंस में यूज़ भी करने होते हैं। इडियम्स के 10 मार्क्स होते हैं, इडियम्स को भी सेंटेंस में यूज़ करना होता है। इन शॉर्ट इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में सिनोनिम्स होते हैं, इडियम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग्स, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन और प्रीपोजिशन होते हैं। इन सारे टॉपिक्स में से अक्सर वर्ड्स और सेंटेंसेस ओल्ड पेपर में से रिपीट हो जाते हैं। इंग्लिश के पेपर में 20 मार्क्स का प्रेसी का एक क्वेश्चन होता है जिसमें एक पैराग्राफ की 1/3 समरी लिखनी होती है एज पर रूल्स ऑफ प्रेसी। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, काफ़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। इसको आखिर में एक टाइटल भी देना पड़ता है। 1/3 समरी प्लस टाइटल, इसके 20 मार्क्स होते हैं। इंग्लिश के पेपर में एक कंप्रिहेंशन का पैराग्राफ होता है जिसमें एक पैराग्राफ के ऊपर 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो वही पैराग्राफ में कवर होते हैं। उसी पैराग्राफ के मुताबिक उन क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। और इसके अलावा इंग्लिश के पेपर में कभी कभार कोई टॉपिक पे लिखना पड़ता है, कोई 10 नंबर का छोटा सा किसी भी टॉपिक पे आपने कोई पैराग्राफ लिखने होता है। और सबसे जो इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन का सबसे ईजीएस्ट पार्ट जो है वो ट्रांसलेशन है, जिसमें ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू से इंग्लिश में। सीएसएस में सबसे जो वल्नरेबल पेपर है वो एसे का है। इंग्लिश एसे का पेपर बहुत ज़्यादा फेल हो जाता है, अक्सर कैंडिडेट इसमें रह जाते हैं। इसमें मार्क्स लेना इंतहाई मुश्किल होता है। इंग्लिश एसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स चेक करते हैं और इसी पेपर में बिल्कुल आपकी कोई भी गलती नहीं बख्शी जाएगी, चाहे आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की है या कोई पंक्चुएशन में मिस्टेक करते हो या आपका आइडिया गलत सिमत पे जा रहा है या आप इसे के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे या आपके स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ये सारी गलतियों पे आपको पेनल्टी मिलेगी। इसे का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जनरली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक इंट्रोडक्शन होता है, आपने 1 और 2 पेज इसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है, बल्कि इंट्रोडक्शन से पहले भी जो सीएसएस है वहाँ पे आउटलाइन लिखने भी मस्ट होते हैं। आपने पहले आउटलाइन लिखने हैं, आउटलाइन को आपने एक तरतीब से लिखने हैं, हेडिंग्स के हिसाब से आपने कोई 10 से लेकर 15 तक आउटलाइन लिखने हैं। फिर इंट्रोडक्शन बेहतरीन सी लिखनी है। इंट्रोडक्शन के बाद जितने आउटलाइन है, जितने हेडिंग्स आपने स्टार्ट में दी है, उसी को एक एक पैराग्राफ बना के आपने एक तरतीब के साथ पैराग्राफ लिखने हैं। पैराग्राफ को कंप्रिहेंसिव करना है और उनको आपस में जोड़े रखना है कि एक पैराग्राफ दूसरे से एक फ्लो में कोहेसिव और कोहेरेंट अप्रोच के साथ चलना है। इसे के पेपर के एंड में आपने कंक्लूजन लिखना है। 1 और 2 पेजेस का कंक्लूजन होना चाहिए और कंक्लूजन आपका बेहतरीन होना चाहिए। कंक्लूजन में एक वे फॉरवर्ड भी रखनी है, उसमें आपने थोड़ा सा आइडिया भी देना है, आगे कोई सजेशन भी मतलब ऐड करनी है।
ऐसे के पेपर में एक तीसरी स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट सी वर्ड है, इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपके इंट्रोडक्शन के जो लास्ट आपका सेंटेंस है इंट्रोडक्शन का, उसमें आपने ऐसे का टाइटल लिखना है और उसी टाइटल के बारे में जो आपका अपनी आइडिया है, जिस सिमत में आप ऐसे को आगे लेके जाना चाहते हो, उधर आपने उसी सेंटेंस में ऐसे का वो थीम लिखना है कि आपने इसको कैसे समझ लिया और आगे आप क्या करना चाहते हो। आप ऐसे के एंटी या इसके प्रो में आप जा रहे हो तो वही डिक्लेयर करना है इंट्रोडक्शन के लास्ट सेंटेंस में। वो आपका तीसरी स्टेटमेंट है, तो आपने पूरा इसे उसी हिसाब से फिर आगे डेवलप करना है। आपके इसे रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। इसे को आप एक अप्रोच जो आपने इंट्रोडक्शन में जो बातें की है उसी से आपने पैराग्राफ में हटना नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप रियलिस्टिक अप्रोच पे लिखना चाहिए कि आप अगर किसी चीज़ को किसी ऐसे की किसी जगह पे अच्छा डिक्लेयर कर रहे हो तो मतलब ये है कि वो किसी और जगह पे उसी के ख़िलाफ़ आपने नहीं जाना। आपने ऐसे में हवाई बातें नहीं लिखने, और अगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर लिखने हैं तो बिल्कुल हकीकत पे मुबनी हो। आप इवन अगर कोई फिगर लिखते हैं या कोई ऐसी बात बीच में लिखना चाहते हैं तो उसका आप हवाला भी देना होगा। अगर आप इकानमी या कोई भी फिगर आप उठाते हैं तो उसका आप इवन उसमें आप मेंशन भी आपको करना पड़ेगा कि किसके मुताबिक ये फिगर इतना है। आपका ऐसे रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज फिगरेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए और आइडियोमेट्रिक और फ्रेजिक वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं ऐसे में। अगरचे ऐसे में बम्बास्टिक वोकैबुलरी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर बहुत ज़्यादा प्राइमरी लेवल की इंग्लिश भी आपने नहीं यूज़ करनी, थोड़ा सा मैच्योर वर्डिंग आपने यूज़ करनी है ऐसे में। ऐसे की जो सेंटेंस होते, सेंटेंस का स्टाइल लिटरली होना चाहिए, मतलब आपके सेंटेंस आम सेंटेंस की तरह नहीं होना चाहिए जैसे कहानी सुना रहा हो, उसमें थोड़ा सा लिटररी कलर आपने देना है उसमें। इंग्लिश से इतने ज़्यादा लोगों के फेल क्यों हो जाते हैं, मेन रीज़न क्या है क्यों ऐसे पास नहीं होता? सबसे पहला जो रीज़न है ऐसे का वो राइटिंग प्रैक्टिस के है। आप इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, हर जगह से आप पढ़ाई कर लेते हैं, आप मुख्तलिफ सोर्सेज यूज़ करते हैं, आप डेटा इकट्ठे करते हैं, आप डिस्कशन करते हैं, आप लेक्चर सुनते हैं, आप फ्रेंड से बहुत कुछ सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप बुक्स भी पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास आती है। मगर जब राइटिंग प्रैक्टिस की बात आती है तो ये इंतहाई एक मुश्किल मरहला होता है जो किसी से भी नहीं होता, और इसी वजह से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। आप ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 3 आवर्स में 2500 वर्ड्स का इसे लिखे, और इसे के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने 2500 से लेकर 3500 तक वर्ड्स का इसे लिखना है 3 आवर्स में, जिसमें आपने आउटलाइन भी देने हैं। आउटलाइन आपने तरतीब के साथ देने हैं। तो जब आप आउटलाइन लिखे फिर उसको तरतीब में करें, रफ में आउटलाइन लिखने पड़ते हैं, फिर तरतीब के साथ नीट लिखने होते हैं, तो आपके 30 मिनट या 35 मिनट इधर आपके से गए, आपके पास 2.5 घंटे का टाइम बच जाता है। उसमें आप कैसे 2500 वर्ड्स का इसे लिखेंगे? तो इधर आपका इंतहाई ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। दूसरा, आपको फ्लुएंसी के साथ आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस आने चाहिए। तीसरा, आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। करेक्शन इंतहाई मस्ट है, आपके इंग्लिश की करेक्शन होनी चाहिए, आपके सेंटेंस टोटली करेक्ट हो, आपके स्पेलिंग करेक्ट हो, आपके वर्ड्स टू द पॉइंट हो, आपके वर्ड्स मौके के मुनासिबत के हिसाब से हो, बैलेंस वर्ड यूज़ करने हैं, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आते हैं। आप जितना ज़्यादा राइटिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वर्डिंग का पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है और कौन सा कहाँ पे गलत है, नहीं यूज़ कर सकते। कम राइटिंग प्रैक्टिस ये एक फेलर की बुनियादी वजह है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मुश्किल काम है, आप ट्राई करके देख ले। आप वीकली बेसिस पे 3 और 4 आवर्स का एक ऐसे लिखे, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप कभी भी ये नहीं कर सकते। और जो लोग ये करते हैं तो क्लियर कर जाते हैं, इससे उनकी कम से कम ऐसे के पेपर उनकी कभी फेल नहीं होती है, उनके निकल जाता है इजीली। दूसरा, टॉपिक ऐसा चूज़ करें। 10 टॉपिक होते हैं ऐसे के पेपर में, इसमें आपने एक चूज़ करना है, तो कम टाइम में बेहतरीन टॉपिक चूज़ करें जिसमें आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज हो कि 3 आवर्स तक आपकी नॉलेज ख़त्म ना हो उस टॉपिक पे, आप मुसलसल लिखते रहे। तीसरी और सबसे बुनियादी बात यह है कि आपके इंग्लिश में कोई भी गलती ना हो, आप इंतहाई करेक्ट इंग्लिश
लिखते हो आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, आपके स्पेलिंग के कोई मिस्टेक ना हो, आपके पंक्चुएशन ठीक हो, आप इडियम्स यूज़ कर सकते हो रवानी से। अब आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि कौन लोग होते हैं जो CSS क्वालिफाई करते हैं, क्या ये आम बंदे होते हैं? तो मेरा जवाब इधर है नहीं, ये बिल्कुल आम लोग नहीं होते, ये सिंपल लोग नहीं होते जो हमें नज़र आते हैं, जो जिनसे हमारा उठना बैठना होता है, जिनको हम दिन रात मिलते रहते हैं, ये वही लोग नहीं होते। बेशक आपके सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स होंगे क्योंकि सोशल मीडिया ये यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, मगर ये लोग अलग लोग होते हैं, ये बिल्कुल कॉमन लोग नहीं होते। CSS जो क्वालिफाई करते हैं उनकी स्कूलिंग आप देख लें, वो गवर्नमेंट प्राइमरी और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी से कभी वो पढ़े लिखे नहीं होते। और उन लोगों के अक्सर के पास बेहतरीन उनकी बेसिक एजुकेशन होती है। 90% लोग की मैं बात कर रहा हूँ, 90% जो CSS क्वालिफायर है उनका आप बैकग्राउंड देख लें, उनकी बेहतरीन एजुकेशन होगी। इवन उनमें A लेवल O लेवल वाले स्टूडेंट आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे स्कूलों से उनके मैट्रिक FSC होती है, उनका स्ट्रांग बैकग्राउंड होता है, और जो उनकी फैमिली होती है इंतहाई सेटल होती है। ये लोग अक्सर और बेशतर मिलती ही नहीं है, मतलब आप सोसाइटी में आपको नज़र नहीं आते। ये इंतहाई क्रीम लोग होते हैं, इंतहाई वेल ऑफ लोग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है, बचपन से उनका केयर किया हुआ होता है, उन लोगों का कोई टाइम ज़ाया नहीं किया होता, और ये लोग अपने मैट्रिक FSC में इंतहाई लायक होते हैं। आगे ग्रेजुएशन इनकी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से होती है और डिस्टिंक्शन के साथ पास करते हैं। इनकी इंग्लिश पे इंतहाई गिरफ्त होती है। CSS के जितने क्वालिफायर है उनका आप इंग्लिश लिखा हुई देखे तो उसमें बिल्कुल फ्लॉलेस इंग्लिश ये लोग लिखते हैं, करेक्ट इंग्लिश लिखते हैं और रवानी के साथ बोलते हैं। आप जब CSS क्वालिफायर के इंटरव्यू देखेंगे तो यही लोग कहते हैं कि हाँ हमने जस्ट 6 मंथ की प्रिपरेशन की है और हम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इनके 6 मंथ पे आप न जाए, आपको उनकी जो बैकग्राउंड स्कूलिंग है वो अगर आप देख ले तो उनकी बचपन से ही ऐसी तरबियत होती है, ऐसी तैयारी प्रिपरेशन इनकी होती है कि इनको कोई भी सब्जेक्ट पे प्रिपेयर करने में टाइम नहीं लगता। इनके ऑलरेडी बेहतरीन स्कूलिंग की वजह से इनको किसी भी टॉपिक पे बेहतरीन लिखने के ये एक्सपर्ट होते हैं, गलतियाँ इनसे होती नहीं है, राइटिंग इनकी करेक्ट होती है और पेपर इनका क्लियर होता है, स्पीड इनकी सही होती है, कम टाइम में बेहतरीन लिखते हैं और ज़्यादा भी लिखते हैं। रट्टे वाले बच्चे नहीं होते। बेशक आप पॉइंट्स रट्टा कर सकते हैं मगर आइडिया आप अपना यूज़ करेंगे, क्योंकि CSS के पेपर में आपसे ओपिनियन मांगे जाते हैं, आपने बेहतरीन ओपिनियंस देने हैं। तो जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, जितना आपने सिस्टम को नज़दीक से देख चुके होते हो, तो आप इतने ज़्यादा अच्छे ओपिनियन दे सकते हैं। आप अगर देख लें इनका ये जो CSS क्वालिफायर है ये मैक्सिमम फॉरेन से भी अक्सर पढ़ के आते हैं, तो इन लोगों ने वहाँ के फैसिलिटीज़ और वहाँ के एनवायरनमेंट ऑलरेडी देख चुके होते हैं, तो इधर आके इनको पेपर के दौरान लिखते हुए सजेशन देना इजी होता है, क्योंकि उन्हें एक बेहतरीन सेटअप ऑलरेडी देख चुके होते हैं। तो यहाँ के भी इदारों के ऊपर ये अपने बेहतरीन सजेशन दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता आम स्कूल से पढ़े लिखे बच्चे भी CSS कर सकते हैं, जो आम गवर्नमेंट स्कूलों से मैट्रिक करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजों से ग्रेजुएशन करते हैं। खैर कॉलेजेस तो गवर्नमेंट की ही अक्सर ठीक होती है, वहाँ से जो लड़के ग्रेजुएट हो जाते हैं ये लोग CSS कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इनको बस ये है कि इनको कम से कम 2 साल तक इनको मुसलसल सिर्फ CSS के लिए निकालने पड़ते हैं। 1 year कंप्लीट फॉर इम्प्रूविंग देयर इंग्लिश एंड अनदर ईयर फॉर ओनली देयर स्पेसिफिक स्टडीज़। क्योंकि आपने अगर एक आम ग्रेजुएट का इंग्लिश एक स्टैंडर्ड पे लेके आना है तो उसको वैसे तो 2-3 साल चाहिए, मगर अगर उसने ऑलरेडी कॉलेज के टाइम में थोड़ा टाइम दिया हो इंग्लिश को तो फिर उनके लिए 1 साल काफ़ी है। विद इन 1 year वो अपने सारे इंग्लिश की गलतियाँ करेक्ट कर सकता है, एक वोकेबलरी बिल्ड कर सकता है, अपना एक राइटिंग स्टाइल डेवलप कर सकता है, और उसके साथ साथ जो लास्ट ईयर है उसमें इंग्लिश को मज़ीद पॉलिश कर सकता है और अपने जो बाकी 10 पेपर है उसके लिए बेहतरीन पढ़ाई कर सकता है। तो जितने एस्पिरेंट्स CSS करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है तो वो कोशिश करें सबसे पहले बिस्मिल्लाह करें इंग्लिश से, इंग्लिश के वोकेबलरी से, इंग्लिश की करेक्शन से, इंग्लिश की सेंटेंसेस से, इंग्लिश राइटिंग स्टार्ट करें, सारी कमेंट्स इंग्लिश में करें। जितने कहे पे भी चैट करने हो, चाहे बंदा किसी भी लेवल का है, आप अपने तरफ से इंग्लिश यूज़ करें, सबको समझ आ जाती है। अगर वो आगे से आपको पंजाबी में भी रिप्लाई करता है तो आप कम से कम इंग्लिश में स्टार्ट करें। जब आप ओपनली इंग्लिश स्टार्ट करते हैं इंग्लिश राइटिंग तो आपको उसमें आखिरकार कॉन्शियस होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे इंग्लिश में लिखते हैं तो थोड़ी सी बदनामी की डर की वजह से लोग मजबूरन स्पेलिंग को भी गूगल करता है
और अपने सेंटेंस पे भी 1-2 बार सोचता है तभी लिखता है। तो जब आपका एक अप्रोच बन जाता है, आप करेक्ट इंग्लिश अपने पोस्टों में, सोशल मीडिया में, आप अपने राइटिंग में करेक्ट इंग्लिश और करेक्ट स्पेलिंग यूज़ करते हैं तो आपकी वो पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है। इसी वजह से आप जब भी एग्जाम में बैठते हैं तो आप ऑटोमेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिखते हैं। अगर आपकी इंग्लिश पोर्शन कवर है तो आपको 80% चांसेस है कि आपका CSS पास हो जाएगा। बाकी आपने 20% बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि आपने सारे पेपर्स इंग्लिश में लिखने हैं। इवन अगर आप CSS के पेपर्स उठाए, जो एक आम ग्रेजुएट है जिनका इंग्लिश पे सही ग्रिप नहीं है, वो पेपर उठा के क्वेश्चन पेपर ज़रा पढ़ ले, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनने क्वेश्चन कितना एक टेक्निकल तरीके से, टेक्निकल वर्डिंग यूज़ करके एक अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। 3-4 लाइन का तो क्वेश्चन होता है, अगर आपको वो बेहतरीन तरीके से आप उसको कंप्रीहेंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप इस पोजीशन में होते हैं कि एज पर देयर क्वेश्चन आप आंसर कर सके। एक बहुत बड़ी गलती ये भी होती है, कैंडिडेट एग्जामिनेशन के दौरान में क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं, हालांकि क्वेश्चन में उन्होंने मुख्तलिफ डायमेंशन पूछे होते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप छोटे सा एक पैराग्राफ लिख लेते हैं आंसर, तो 12 क्वेश्चन रिपीट करें और दोबारा जो क्वेश्चन में नेक्स्ट उन्होंने बात मांगी है तो आप उसी के मुताबिक जवाब दें। ये बहुत बड़ी गलती है, लोग क्वेश्चन पेपर के मुताबिक आंसर नहीं करते। CSS में अक्सर लोग अपनी कहानियाँ लिखते हैं और CSS बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ है। उसमें आपने क्वेश्चन, एग्जामिनर के क्वेश्चन के मुताबिक आपने आंसर देना है। उसने आगे क्वेश्चन में जितनी बातें पूछते हैं आपने उसको सेग्रीगेट करके उसको सेपरेटली एलेबोरेट करने हैं। CSS के लिए एक मैनेज स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश के दोनों पेपर निकालने के बाद उनका कोई ना कोई ऑप्शनल पेपर, हिस्ट्री ऑफ USA या जनरल स्टडी या कोई और पेपर रह जाती है। तो इसलिए इसमें एक इंतहाई बैलेंस तरीके से स्टडी करनी पड़ती है। किसी भी पेपर को अंडर एस्टिमेट इसमें नहीं कर सकते। इवन अगर आपको इस्लामियात पे बहुत ज़्यादा होल्ड है और आपकी पूरी एकेडमिक करियर में इस्लामियात के अच्छे मार्क्स है और इवन अगर आपके पिछले अटेम्प्ट्स में भी उसमें अच्छे मार्क्स है, तो फिर भी अगर आप उसको हल्का ले लेते हैं तो वो आपको भी हल्का ले सकती है। CSS प्रिपरेशन के लिए इंतहाई बेस्ट टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है। आपने टाइम किल नहीं करना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, प्रोडक्टिव स्टडी करनी है। कम टाइम में आपने ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करना है और बेहतरीन स्टडी करनी है। आपकी जो बाकी नीड्स है तो उसी टाइम में कोशिश करें आप मुख्तलिफ ज़राए से स्टडी करें। आप गूगल से स्टडी करें, बुक से करें, मैगजीन से करें, मंथली वीकली मैगजीन से करें, इंटरनेशनल आर्टिकल्स पढ़ें, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के ओपिनियंस आर्टिकल्स पढ़ें। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके इंटरव्यू, उनकी स्पीचेस पढ़े सुने। आप बेहतरीन जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके लेक्चर्स पढ़े सुने और कोशिश करें ऐसे ऐसे वीडियोज़ आप डाउनलोड में रखें। आप अच्छा पैकेज रखें अपने पास नेट का, बेहतरीन जो वीडियोज़ होते हैं उनको डाउनलोड में रखें। आप जब फ्री नहीं होते, आप जब आपके लिए जब पॉसिबल ना हो कि आप कुछ रीड कर सकें, तो उस टाइम आप उसको जो यूट्यूब के लेक्चर्स वगैरह है उनको आप इजीली हैंड्स फ्री में भी सुन सकते हैं। सीरियस और कॉम्पिटेंट CSS एस्पिरेंट्स के साथ अपना गैदरिंग रखें, उनके साथ डिस्कशंस करें, उनके साथ मिलना जुलना रखें और कोशिश करें कि अकेले में स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को दे टाइम और अपना टाइम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें। हाई स्टैंडर्ड, वैल्यूएबल और करेक्ट इंग्लिश मटेरियल रीड करें, वर्ड मैप को सही तरह अंडरस्टैंड करें और उसको मेमोराइज करें। बाकी आप लोग की जितनी क्यूरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जितने भी व्यूअर्स हैं सारे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें, आपको CSS के जितने कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उन सब के प्रीवियस सॉलिड MCQs मिल जाएंगे। बाकी इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के जितने सॉलिड इडियम्स है, सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स है, ये सारे मेरे चैनल पे लेक्चर्स में अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब